तो मंच तैयार है, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। आज हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नूपुर शर्मा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नूपुर, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है। थैंक यू सो मच अनुमा। पुष्पेंद्र चौधरी किसान की बात रखने के लिए किसान शक्ति संघ से हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ अभी अवधेश कुमार जी दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अपनी बात कहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव सीपीआई से जुड़ेंगे। जैसे आते जाएंगे मैं आपसे तारुफ कराऊंगा, लेकिन बगैर वक्त गवाए सीधे पहले अनुमा मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बात कही कांग्रेस के के ऊपर जो बात है, और खासतौर से राहुल गांधी के ऊपर जो बात कही गई, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका अपमान करते हैं। सीधे ये तौर से कहा गया प्रधानमंत्री, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि वो उन्होंने मनमोहन सिंह का भी यही अपमान किया था। नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड अनुमा सिंह फ्रॉम कांग्रेस। देखिए, इस समय जो बात हो रही है, मुद्दा है चीन का। और चीन पर जो प्रधानमंत्री के झूठ हैं, वो देश के सामने भी आए हैं, कई तरह की रिपोर्ट से आए हैं। तो अगर मैं ये बात कहूं कि मेरे देश में अगर चीन की घुसपैठ है, तो क्या मैं प्रधानमंत्री का अपमान कर रही हूँ? जी नहीं। देश के लिए सवाल पूछ रहे हैं हम। तो ये एक दूसरा नैरेटिव इसमें पैदा नहीं होना चाहिए, जब बात ये है कि चीन जो है वो हमारे मैंने कहा था सीधे सीधे पढ़ देते हैं, लेकिन मैं कहा प्रधानमंत्री एक कायर है। यही शब्द अपने आप में मुझे बताइए कि ये शब्द अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है अनुपमा, मैं जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री एक कायर है, इसका अर्थ ये होता है कि जब हमें पता है कि चीन हमारी सीमाओं पर चढ़ आया है, तो ये कहना कि चीन नहीं है और कोई हमारी एक भी इंच जमीन पर नहीं आया है, जबकि बहुत सारे तथ्य हम सब जानते हैं। देखिए, मेरे बारे में तो मैं आपको ये बता दूं कि हम सभी फौजी अधिकारी जो है, राष्ट्रपति का जो हमें किया है कि हम अपनी रैंक लगा सकते हैं सामने, तो हम झूठ नहीं बोलते, चाहे हम किसी पार्टी से आए। तो मेरा ये कहना है कि अगर मेरे देश का नुकसान हो रहा है, अगर मेरे देश के ऊपर कोई चढ़ आया और अगर वो प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, तो मेरे देश की सीमा प्रधानमंत्री से ऊपर है, मेरे देश की मिट्टी प्रधानमंत्री से ऊपर है। प्रधानमंत्री तो आते और जाते हैं, मेरी मिट्टी नहीं बदलती, मेरे देश की मिट्टी वही रहती है। तो अगर कायर कहा है तो उन बयानों के कारण कहा है। प्रधानमंत्री को कायर कहने के लिए कोई उनको इनविटेशन नहीं मिला था। कायर कहने का सिर्फ अर्थ ये है कि अनुमा आप कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बीइंग आर्मी ऑफिसर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, और बीइंग अ वुमेन और भी रिस्पेक्ट करता हूं। तमाम सारी चीजों को आपको ऊपर रखता हूं, लेकिन जिस मिट्टी का उल्लेख कर रहे हैं उसी मिट्टी से निर्मित है कॉन्स्टिट्यूशन, उसी से उसकी खुशबू आती है और उसी से सारे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। तो इस बात का स्पिरिट में अगर आप आर्मी ऑफिसर हैं तो मैं रही हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि किसी प्रधानमंत्री को कायर कहना यह सही बात है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को तो बहुत कुछ कहा गया था, तब हम ये सवाल नहीं उठाते थे। पर आप ये ध्यान रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन के पदों पर जो लोग आसीन हैं, वो आज और कल में बदलते हैं। संविधान नहीं बदलता और हमारा देश और उसकी मिट्टी की जो टेरिटरी है, उसकी जो इज्जत है, वो नहीं बदलती। लोग बदल जाते हैं। प्रधानमंत्री के पद का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री अगर अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखेंगे, तो उनको चेतावनी देना भी लोगों का कर्तव्य होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। राइट। नूपुर शर्मा फिगर 3 फिगर 4 का वो उल्लेख कर रहे थे और उन्होंने अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि कायर हैं, जो साथ साथ उन्होंने जो चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते। और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो पेंगोंग लेक के छोड़ के चले गए। तो एक तरफ सेलिब्रेशन है, एक तरफ कायर की ओर। मैं आ रहा हूं, आई विल गिव यू चांस अगेन। एक ही बात कहूंगी कि 1962 से बात नहीं करेंगे। कंपटीशन नहीं हो रहा कि तुम देश दे रहे हो कि मैं नहीं अनुपा, आप तो बोलने तो देंगे, आप अनुपा बोलने तो देंगे। 62 से ना कंपेयर करिए, उनका राइट है, वो चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। जी नमस्कार आपको प्रतीक जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपको प्रतीक जी, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री जी को कायर कहते हैं और ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। ध्यान तो मुझे अभी तक है कि कांग्रेस पार्टी के मुंह से चू नहीं निकला जब पाकिस्तान जैसे देश में से हमारे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहा गया और उस पर अगर किसी ने आपत्ति जताई तो उस टाइम के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कांग्रेस पार्टी तो उस तक नहीं जताई उसके बाद। लेकिन अब चलिए थोड़ा फैक्ट्स पे आते हैं।
आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे हमारा देश को भड़कराया जा रहा है, हमारी जो देश की जो सीमा है उसपे लांग दी गई है और हमने अपनी जमीन दे दी है उनको। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप सच बताइए ना कि कौन सी जमीन दी है, क्योंकि मुझे अभी अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले मैं तथ्य पे आऊं, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब बिहार के चुनाव चल रहे थे तो पॉलिटिकल रिटोरिक अभी मुझे सुनाई दिया किस तरीके से राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में प्रचार करते हुए कहा था दे दी, और वो जख्मी बिहार रेजिमेंट का जवान जो जख्मी था बुरी तरीके से, क्योंकि अगर गलवान के अंदर 20 हमारे गए तो आप ध्यान रखिएगा कि 100 से अधिक पीएलए के भी जवान गए। वो बिहार जख्मी जवान टीवी पर जाके ये नौबत आ जाती है, उसको ये सफाई देनी पड़ती, नहीं नहीं नहीं, हमने 1 इंच जमीन भी नहीं दी, हमने अगर ठोकर खाई, अगर हमने मार खाई तो हमने और मारा है, अगर हमारे जवान हमने गवाए तो उनके और गवाए हैं हमने। तो माफी चाहती हूँ, कम से कम ये सबूत गैंग जब कभी उरी होता है या बालाकोट होता है, सबूत का है, सेना के ऊपर उंगली खड़ा कर देता है, कभी कभी हमारे जवानों के लिए खून की दलाली कह देता है, कभी कभी हमारे सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कह देता है, वहीं पे कांग्रेस का दूसरा नेता जाके भजवा के गले लग जाता है। कृपया करके हमारे सेना के वैलोर और सैक्रिफाइस के ऊपर उंगली ना उठाए। चलिए अब तथ्यों पे आते हैं। अब मुझे प्लीज 20 सेकंड का समय और दीजिएगा। मैं पूछना चाहती हूँ एलएसी की सीमा क्या है, डिफाइंड आपको पता है, वैसे तो आप विंग कमांडर है, मुझसे ज्यादा जानती है, मैं आपको चैलेंज भी नहीं कर रही, ललकार भी नहीं रही, लेकिन मेरे सामने एमईए की वेबसाइट से मैंने ये प्रिंट निकाला है जिसको बॉर्डर डिफेंस अग्रीमेंट कहा जाता है। पूरे शब्द बताऊं तो अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन। इसको साइन किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब उनकी सरकार थी 23 अक्टूबर 2013 के अंदर। आर्टिकल 6, 7, 8 पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं कि बफर जोन क्या कहलाता है और एलएसी का परसेप्शन क्या है। मतलब कि फिंगर 3 चाइना के हिसाब से उनका एलएसी है जहां पे हमारा पेस पोस्ट होता है, मतलब भारत सेना का, और फिंगर 8 हमारे हिसाब से उनका एलएसी है जहां पे चाइना का बेस पोस्ट होता है। और अगर आपको नहीं पता तो 1962 के अंदर यही कैलाश हिल्स को टारगेट करते हुए चाइना ने हमारे देश में 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अपनाने की कोशिश करी। हम नहीं मानते हमने दी, चचा नेहरू ने जरूर दे दी थी। अब मैं इतना पूछना चाहती हूं कि जब एलएसी का क्लियर डेफिनेशन नहीं है कोई, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने प्रधानमंत्री के कार्य के समय के ऊपर ही अग्रीमेंट साइन कर लिया था, तो बफर जोन तो है, तो ये फिंगर 4 और फिंगर 3 का कंफ्यूजन कहां से आ गया? ये कैलाश हिल जो चाइना ने 1962 में टारगेट किया था, 29 एंड 30 अगस्त 2020 में हमारे सिपाही और जवानों ने, जो नो मैन लैंड में आता है, उस पे पीक्स जाके हासिल करी थी, तभी घबराया है चाइना। वरना ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे प्रणाम है, मैं अभी बता भी सकती हूँ। राइट, ऑफ कोर्स मैं डिबेट को आगे गिव अप की है कांग्रेस सरकार ने। राइट अनुमा, मैं एक चांस आपको और देता हूं, उसके बाद मैं डिबेट को आगे ले जाऊंगा, क्योंकि सीधी बात आप दोनों के बीच में है। क्योंकि अगर गर्व करने की बात है तो इस पे क्यों इस तरह से सीना पीटा जाए और बात कही जाए कि कायर हैं, अगर गर्व करने की बात है। प्रतीक जी, असल में क्या है कि जब बीजेपी के प्रवक्ता, क्योंकि ये तो मेरा तो रक्षा के साथ में नाता रहा है, तो बीजेपी के प्रवक्ता, उनको पढ़ के आना पड़ता है उन्हीं चीजों को, तो मैं बताऊं कि एक एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया, ये जो एग्रीमेंट था ये 1993 में आया था पीवी नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति जियांग जेमिन के साथ उस समय ये किया गया था। और उस समय हमारे जो डिप्लोमेट थे वो शिव शंकर मेनन थे, और उस समय पहली बार एलएसी शब्द का इस्तेमाल हुआ था और तब ये डिफाइन किया गया था। तो मनमोहन सिंह जी के जो रेफरेंस दे रही है उसके पहले एलएसी शब्द आया है, वहां पर फिंगर 8 तक हमारा जो है वो एलएसी हमारी है। और ये मैं आपको बता दूं, दूसरी चीज, जिस कैलाश रेंज की हम बात कर रहे हैं और जहां 29 अगस्त की रात को हमारे लोग इतनी बहादुरी से पहुंचे, अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लेकर गए, तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भाषण है उसके हिसाब से कैलाश रेंज से भी हमको पीछे जाना पड़ेगा, जबकि जो चाइना की पीएलए है उसका एक गैरिसन है जिसको हम कैलाश रेंज से, वो मोल्डो क्षेत्र में है, तो उससे हम उस पर निगाह रख सकते हैं। हम अपने एरिया के अंदर अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नीचे क्यों जाएंगे? दूसरी चीज, यहाँ केवल ईस्टर्न लद्दाख से विड्रॉल की बात हुई है, जो कि फेज्ड मैनर पे वगैरह वगैरह वेरीफाइड मैनर में होगी, वो सब उन्होंने कहा है। एट द सेम टाइम हम गलवान, देपसोंग, हॉट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट,
यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। बफर जोन के नाम पर जहां पहले हमारी पेट्रोलिंग हुआ करती थी, वहां से अगर हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दिया जा रहा है, तो हमने वो अधिकार गंवा दिया है। और वो ये कहते कहते भी गंवा दिया है कि 1 इंच हमारी जमीन नहीं गई है। शब्दों के जाल में मत उलझाइए। ये मेरा देश है, आपका देश है, हम सबका देश है, इस पे गर्व होना चाहिए। और इसकी मिट्टी पर बफर जोन के नाम पर भी किसी को कुछ लेने का हमें हक दे नहीं देना चाहिए। इस तरह झुक नहीं जाना चाहिए। राइट, मैं नुपुर आता हूं आपके पास, बिल्कुल आता हूं मैं। 10 सेकंड, नहीं 10 सेकंड का जवाब दूंगी मैं, प्लीज। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 29-30 अगस्त 2020 के पहले कैलाश हिल्स पे हमने हाइट अटेन करी थी? पहला सवाल, क्योंकि आप उसी के बेस पे अपना पूरा आर्गुमेंट बेस कर रही हैं। सुन लीजिए मेरी पूरी बात मैडम, प्लीज। नहीं करी थी, मेरे पास भी अखबार में रिपोर्ट पड़ी है। और दूसरी बात, आपने पेट्रोल की बात करी, तो आर्टिकल 6, आप सही कह रही हैं, इसी पूरे अग्रीमेंट में वो 1993 के अग्रीमेंट का, पीस एंड ट्रांसपेरेंसी एग्रीमेंट का जिक्र भी है। अब इसी अग्रीमेंट में आर्टिकल 6 कहता है, द टू साइड्स एग्री दैट दे शैल नॉट फॉलो or tail patrols of the other side in areas where there is no common understanding of the line of actual control in the India-China border areas. मैडम, ये मैंने साइन नहीं किया, ये साइन किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, आर्टिकल नंबर 6 है। हम वहां पेट्रोल कर रहे थे। और एक बात और सुनिए, 9 तारीख को जनरल वीके सिंह ने एक बहुत ही ऐसा बड़ा बयान दिया है जिसके पीछे पता नहीं सरकार का कितना उनको संरक्षण मिला है। उन्होंने ये कहा है मदुरई में कि हमारी जो सेनाएं हैं वो ज्यादा इंग्रेशन करती रही हैं चीन के अंदर। ये एक ऐसा बयान है जिसके कारण तो हमें बैकफुट पे भी सकता है। मैडम, तो आप ये ध्यान आज मतलब कांग्रेस को ये शर्मिंदगी हो रही है। आज देखिए डॉक्टर, देखिए जो भी जनरल वीके सिंह ने कहा है वो उनका बयान है, उस पे वो स्पष्टीकरण करें और कर चुके हैं। लेकिन आज कांग्रेस नहीं, वो कर चुके हैं मैडम, आप पढ़ लिया कीजिए, पेपर में आ चुका है। लेकिन कांग्रेस की आज ये हालत हो गई है कि वो अपने देश के मंत्री के ऊपर उंगली उठा रही है कि कहीं हमें शर्मिंदगी हो रही है कि कहीं चाइना को के ऊपर आंच ना आ जाए। कहीं ना कहीं वो करोड़ों रुपए का चंदा बोल रहा है, कहीं ना कहीं नेहरू जी को जिस भट्टी भाषा में बात करते हैं, आप लोग किसकी पैरवी कर रहे हैं? आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद का सम्मान आपको सीखना पड़ेगा। आपने प्रधानमंत्री नेहरू की जो बेइज्जती की है, आप लोगों ने गैंग की तरह उनके पीछे क्यों नहीं की है? जो व्यक्ति क्यों दे दी? दहेज में मिली थी उनको। आप लोग क्या है, 9 से क्यों खाकर कहाँ जा रहे हैं करने? ये सब बातें मत सिखाइए। वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी जी, सुरक्षा पापा की जागीर थी, क्या मतलब है आपका? नेहरू जी ने देश की बेइज्जती करते हुए किसी की सीट देके, अरविंद वाजपेयी जी, मैं आ रहा हूँ। किसके हक से दी उन्होंने? उनके पिताजी का देश था जी। अरविंद वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी जी, मैं डिबेट को आगे खोलता हूँ। अरविंद वाजपेयी जी, मसला जमीन का है, मसला चीन का है, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रख रहा हूँ। मसला जमीन का है, मसला चीन का है, या मसला ये है कि भाई नहीं आप शिकस्त हैं, खाए हैं, और मसला ये भी नहीं है, मसला ये भी है कि आप जीत ही नहीं सकते, मसला ये भी है कि क्या, अरे मोदी जी तो ये कर ही नहीं सकते। क्या है मसला? मसला ये नहीं है, कांग्रेस के लिए मसला ये है कि मोदी जी के नंबर कैसे बन रहे हैं। पहली बार हुआ है कि चाइना पीछे की तरफ जाने को मजबूर किया गया है। देखिए, हमें तो एक बात कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है। मोदी जी ने जो बात कही थी 56 इंच का सीना, वो उन्होंने दिखा दी है, डेमोस्ट्रेट कर दिया है। देखिए, वो बड़ा साफ दिख रहा है। चाइना कभी पीछे हटता है क्या? चाइना, अच्छा, दूसरी बात एक और है कि क्या आप पार्लियामेंट में गई हुई डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को मानेंगे, या कांग्रेस की कोई डिफेंस एकेडमी चल रही है वहां से इंफॉर्मेशन है उसको मानेंगे? देखिए, अगर अपना जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, अगर पार्लियामेंट में झूठ स्टेटमेंट देंगे तो प्रिविलेज मोशन आता है। पार्लियामेंटेरियन है, कांग्रेस ने 60-70 साल राज किया है, क्यों नहीं प्रिविलेज मोशन लाते? सिर्फ परसेप्शन बनाएंगे, सिर्फ गुमराह करने की कोशिश करेंगे। भाई, हम जो है पार्लियामेंट के स्टेटमेंट में जाएंगे, मिनिस्टर के स्टेटमेंट में जाएंगे, या राहुल गांधी के स्टेटमेंट में जाएंगे? जिन्होंने राफेल पे झूठ बोला, जिन्होंने CAA पे झूठ बोला, जिन्होंने 370 पे झूठ बोला, जिन्होंने कोरोना पे झूठ बोला, जिन्होंने वैक्सीन पे झूठ बोला, और अब किसानों पे झूठ बोल रहे हैं। पूरी फहरिस्त है राहुल गांधी के स्टेटमेंट की। इन्होंने अभी स्टेटमेंट दी
प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्टेटमेंट दी कि ये जो कानून ला गए हैं ये किसानों को मारने के लिए लाए गए हैं। क्या ये ऐसी बातें सत्य हो सकती है? मैं आता मैं ऑफ कोर्स मैं पुष्पेंद्र जी के इतनी शर्म नहीं आ रही कि अगर हमारा देश जीतता है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, या उसको भी क्रिटिसाइज करोगे? मतलब देश विवेक जी, मैं आ रहा हूं विवेक, आपका गलत है, आपके फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, आपके फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, आपकी अपने किसी पड़ोसी से नहीं बनती। आप तो चाइना आप एक प्रो अमेरिकन लाइन लेते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन खराब करते हैं, फिर आप अमेरिका पहुंचे कहते हैं आपकी बात ट्रंप सरकार, ट्रंप साहब हार गए, दूसरे साहब आ गए, पता नहीं हिंदुस्तान के साथ आगे नीतियां कैसे चलेंगी। तो ये जो इमेच्योर्ड फॉरेन पॉलिसी है इसकी वजह से हिंदुस्तान को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। आप एग्जाम्पल बताइए ना। तो बहुत है हर देश में जाकर के, लेकिन कंफ्यूज बातें करते हैं, बोलते हैं साहब हम विदेश में घूम रहे हैं 100% FDI होगा, लेकिन लास्ट में कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाओ, फिर कंफ्यूजन। तो इस तरीके से कंट्री नहीं चलाया जाता। द गवर्नमेंट डज नॉट नो हाउ टू गवर्न द नेशन, वेरी वीक फॉरेन पॉलिसी, किसी नेबर के साथ अच्छे रिलेशन आपके नहीं है। चाइना को आपने प्रवोक किया, चाइना का आना गलत था, हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, सारी ऑपोजिशन पार्टीज इस देश की, सारी ऑपोजिशन पार्टीज वो सेना के साथ खड़ी हैं, सेना को मानती हैं, हर सैनिक की इज्जत करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी पार्टी हो, कोई भी पार्टी जो अपने ही देश की आर्मी और जवान के खिलाफ हो। तो ये नैरेटिव बनाना गलत है कि भाई जो कांग्रेस है दैट इज एंटी आर्मी, कम्युनिस्ट पार्टी ये एंटी आर्मी हो गए साहब, ये तो एंटी जवान हो गए। ये नैरेटिव भी आपके गलत है। मैच्योरिटी के साथ चीजों को देखना चाहिए। फिर जब आपसे कुछ गलतियां होती हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हैं। देखिए विवेक जी, मैं जानती हूँ आपका रुझान किस तरफ है, आपकी विचारधारा किस तरफ है, आपके पूरे बयान टिप्पणी से यही समझ आता है। मेरी विचारधारा इंडिया के साथ है, हम इंडिया के साथ हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी अपनी कम से कम एक अच्छी रखिए जिससे इस तरह की चीजें ना हो। हमारा भी वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री और इतना पैसा नहीं होता हम देशों के पास। सुन लीजिए, सुन लेते हैं विवेक जी, विवेक जी, हाँ जी बोलिए, नूपुर बोलिए। देखिए मैं आज साफ हो गया, विवेक जी की विचारधारा, उनका रुझान चीन की तरफ तो था ही, लेकिन आज इन्होंने ये भी बयान कर दिया कि इनके हिसाब से भारत को चीन से डरा और रुका रहना चाहिए। आफ्टर ऑल ये यही पार्टी है। ध्यान दीजिएगा, इंडो चाइना वॉर के टाइम के इनके उप मुख्यमंत्री कैनेडा में उन्होंने ये आह्वान लगा दिया था कि कॉमरेड जाओ रक्तदान करो, खून दान करो, जो हमारे जवानों में जाएगी। बार बार अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन रखिए। अमेरिका और कनाडा का रिलेशन अगर अच्छे हैं तो हमारे पड़ोसियों के साथ क्यों नहीं हो सकते? हम लोग क्यों इमेच्योर्ड है, चाइना क्यों इमेच्योर्ड है, भारत क्यों नहीं समझता? हमें भी तो समझना चाहिए ना। अगर हम लोग वॉर मॉन्गरिंग की बात करेंगे, युद्ध की बात करेंगे सभी पड़ोसियों के साथ, तो क्या डेवलपमेंट करेंगे हम लोग? हमारे देश तो ये हमारा नजरिया होना चाहिए था। माओ की सुनेंगे। ये देखिए, राष्ट्रवाद के नाम पे झूठे नारे लगाना गलत बात है। नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पे आर्मी विवेक जी, विवेक नाउ प्लीज आंसर। एक सवाल है, सवाल वो ये है कि अगर देश ये कहता है, पार्लियामेंट के अंदर रक्षा मंत्री ये बात कहते हैं कि हमने उनको बाध्य किया जी, तो ये एक फैक्ट दे रहे हैं वो। और जिन्होंने कहा, वाजपेयी जी ने कहा कि अगर वो ऐसा लग रहा है तो उनके ऊपर, अगर वो उन्होंने फैक्ट गलत दिए हैं, हाउस पे फ्लोर पे गलत देंगे तो उनके ऊपर अविश्वास बात लाया जा सकता है। लेकिन आप ये कहें कि हमने उनको उकसाया चीन को, तो ये तो बात समझ में नहीं आई। नहीं, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। नुपुर, I will give you a chance. नुपुर, I was commenting on the poor foreign policy of the country. Now you tell me. देश की एक बहुत ही खराब फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त। आपके क्या सबकी, हमारे आपकी सबकी बराबर है। मेरा एक सवाल है, नहीं, आप सुनिए, हमारी भारत की, हम लोगों की नेपाल के साथ नहीं बनती, उसके साथ भी हमारे रिलेशन खराब हो गए। पाकिस्तान के साथ पहले ही थे। 1962 के बाद पहली बार चाइना ने अग्रेशन किया इंडिया के खिलाफ। आप कई मोर्चों पे आपने चाइना के खिलाफ आवाजें उठाई हैं, विच आर रियली नॉट नीडेड। आप चले गए साहब कोविड की कंप्लेन करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ एलाई बन गए बहुत बड़े। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कहां बैठा है, चाइना आपका नेक्स्ट डोर नेबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज 2021 के अंदर भारत की नीति होनी चाहिए सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध।
चाहे वो कोई भी पड़ोसी हो, श्रीलंका भी हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। और रिलेशन अगर आपके अच्छे नहीं होंगे तो ये सभी देशों के लिए खराब बात है। वॉर मॉन्गरिंग करना, फौज को आगे कर देना, भाई आर्मी है हमारी, हमारे जवान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गैस मैदाना फॉरेन नीति बनाइए फिर आगे करिए। और राइट विवेक, मैं बार बार बोलने से सही नहीं हो जाती, एक ही चीज बार बार बोलने से प्रतीक जी सही नहीं हो जाती। इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इंकर्शन तो होते आए हैं, पहली बार देश में ऐसी सरकार आई कि इंकर्शन का जवाब दे रही है, और अब विवेक जी कह रहे हैं कि नहीं, भारत को जवाब नहीं देना चाहिए, चाइना को। नहीं, इंकर्शन का जवाब आप झूठे बयानों से दे रहे हैं। नहीं, कोई आपकी बयानबाजी झूठी है। आपने ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग नहीं बुलाई। आप सुनिए, अब जवाब सुन लीजिए। अब आप, जब चाइना का अग्रेशन हुआ, आपने ऑपोजिशन पार्टीज की ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाई, आपने कोई ब्रीफिंग किसी को नहीं दी। उसके बाद आप जाकर के बयान देने लगे। मैं रोकता हूं, मैं सारे लोगों को रोकता हूं। अवधेश जी, आपको पहले एक ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, ब्रीफिंग देनी चाहिए थी। अवधेश जी कुछ बात विवेक जी ने कही है, विवेक जी ने कुछ बात कही। एक तो बात उन्होंने कहा कि आप फेल हैं जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है। दूसरी बात उन्होंने एक बात कही कि आप जब चाइना ने इनकर्शन किया तो आपने अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अवधेश जी, देखिए पहले तो विवेक श्रीवास्तव जो कुछ बोल रहे हैं, एक पत्रकार होने के नाते मैं भारतीय हूं और मेरे अंदर भी उत्तेजना पैदा हो रही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अपने देश की आलोचना करने, अपने देश को नीचा दिखाने, ये दूसरा देश ऐसा दुर्भाग्यशाली हो ही नहीं सकता है। सरकार को नीचा दिखाना एक बात है, लेकिन सरकार को नीचा दिखाने से अगर देश नीचा दिखता है, कुछ तो पहले जवाब दे दूं फिर आपकी बात कहूंगा। ये कह रहे हैं कि नेपाल से संबंध खराब हो गया, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी टूट चुकी है। दूसरे धड़े के नेता प्रचंड ने बाकायदा इंटरव्यू दिया है कि भारत हमारी मदद करे, लोकतंत्र में स्थापना में भारत की भूमिका रही है। और ओली जो वैक्सीन के लिए चीन से समझौता कर रहे थे, उनको अपने विदेश मंत्री को भेज करके और भारत के साथ समझौता करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि नहीं, भारत से हम संबंध अच्छे रखेंगे। एक पक्ष नहीं देखना चाहिए। बांग्लादेश जो चीन से हथियार ले रहा था, चीन का 36-37 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट था, जब उनको लगा कि कर्ज में फंस जाएंगे, भारत से बात की और भारत ने जापान के साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कराया और जापान से और भारत मिलकर के उसको कर रहा। मेरा कहना यह है, देखिए अवधेश जी, मैं ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स सारे फ्लोर पर आए और सबने फ्लोर पर सबने सुना। लेकिन बात दरअसल ये नहीं, मैं सवाल सीधा कर देता हूं, सवाल सीधा कर देता हूं, आप उसी पे आ जाइए। मैं सवाल, दरअसल राहुल गांधी इस बात को नहीं मानते भाई, राहुल गांधी इस बात को नहीं मानते। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर बात सीधे बात कहते हैं, कायर होने की बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आपने देश को नीचा किया है, तो वो फैक्ट वो ये है। अब कौन सही और कौन गलत? अगर पार्लियामेंट में गलत है जो वाजपेयी जी करें, तो आप उनके ऊपर मोशन लाइए। नहीं, प्रिविलेज मोशन होता है विशेषाधिकार। अगर पार्लियामेंट में कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, उसके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ प्रतीक जी, देखिए नाक ऊंची हुई है। अरे विवेक जी रुक जाओ ना यार, बोल लूं। विवेक जी थोड़ी देर रुक जाओ। बड़ी है क्या? आप दूसरे प्रेसिडेंट आ गए, इसीलिए तो आप लोग की ये दशा हो गई। हम तो चाहते हैं कि आपकी पार्टी आगे बढ़े, यही सब भाषा बोल करके आप लोग अपने को खत्म कराते हैं। अब अमेरिकन लाइन, मेरा कहना है करने के लिए गए थे, सोच रहे थे हो जाओ यार, क्या बात कर रहे हैं? और उस ट्रम्प के साथ खड़े हुए थे। नहीं विवेक नहीं, आप विवेक आप जो बात कह रहे हैं, मैं नूपुर उसका जवाब दे देंगी आपको, नूपुर देंगी जवाब आपको। नहीं, नूपुर जवाब देंगी। आप अगर उनको सवाल पूछना चाह रहे हैं कि अमेरिकन लाइन पे टो हुआ, तो वो नूपुर जवाब देंगे। लेकिन अवधेश जी को बात कह लेने दीजिए पूरी। अब बहुत शॉर्ट में देखिए, मेरा कहना है कि विपक्ष को सरकार पर हमला करना ही चाहिए, उसको घेरना ही चाहिए। लेकिन उसमें 3 बातें होती है कि हम किन मुद्दों पर हमला कर रहे हैं, किन मुद्दों पर घेर रहे हैं, किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे समय कर रहे हैं। ये 3 चीज महत्वपूर्ण होती है। और कांग्रेस जैसी देश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली पार्टी के शीर्ष नेता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पार्लियामेंट में देखिए, हमने कभी किसी, नेहरू जी के समय हम चुनाव हार चुके थे, क्या किसी ने उनको कायर कहा कभी? जरा मैं ये पूछना चाह रहा हूं। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, मैं आप प्रतीक जी, आप एक कलाकार भी हैं, कविताओं पर ध्यान रखते हैं। चीन से हम युद्ध हार रहे थे, लेकिन हमारे देश के कवियों ने, सिनेमा बनाने वालों ऐसे गीत, वाजपेयी को भी किसी ने कायर नहीं कहा। तो आप सुन लीजिए इस बात को, नेता का फर्क होता है। अरे सुनिए, You are justifying. विवेक, दिस इज रॉन्ग। विवेक, कायर शब्द नहीं, विवेक
कायर शब्द जो है कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं विवेक मैं शब्द नहीं विवेक, ये गलत बात है। नहीं विवेक, मैं आपका आदर करता हूं लेकिन ये गलत शब्द है। मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं एक फैक्ट बताता हूँ। देखिए प्रतीक जी, नहीं आप कायर शब्द को कैसे डिफेंड कैसे कर रहे हैं? मुझे बड़ा ताज्जुब सी बात है। आप सुन लीजिए फिर 10 सेकंड लेकर के मुझको। Of course I will give you time. Of course I will give you time, Vivek, I will give you 10 seconds. I will give you 10 seconds. प्रतीक जी, ये बात सच है कि हमारा तनाव 4 जगहों पर था। ये बात सच है। पेप्सोंग के अलावा डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग। लेकिन सबसे ज्यादा जो तनाव था और सबसे ज्यादा जो समस्या थी पेंगांग त्से झील पर थी। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर वहां से चीन से अपने अंतर्गत अगर उत्तरी सीमा में पूरब क्षेत्र में चला जाता है, जो बरसों से वहां रह रहा है, तो चीन को पीछे हटना पड़ा है कि भारत पीछे हटना पड़ा है? सच बात तो यह है कि एडवांस पोजीशन जो चीन ने हासिल किया उनको छोड़ना पड़ा है। अवधेश जी मैं आपको बोलूंगा। मैं अवधेश जी अवधेश जी प्लीज गो डाउन। अवधेश जी ना ऑडियो डाउन। अवधेश जी मैं आता हूँ। विवेक जी आपने कहा 10 सेकंड, मैं नूपुर में आ रहा हूँ आपके पास। अवधेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास आता हूँ। विवेक जी 10 सेकंड में देता हूँ। अब आप ये बताइए कि किसी के लिए, किसी प्रधानमंत्री, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए आपको ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? जी अब मैं बता देता हूं। अब मेरे को 10 सेकंड चाहिए सिर्फ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों से हम सहमत नहीं थे, हम उनके खिलाफ थे। और क्योंकि हमारी पार्टियां अलग थी, हम अपोजिशन में थे, वो प्रधानमंत्री थे देश के। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के होने के नाते सभी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, सभी अपोजिशन पार्टीज भी और वो स्वयं भी अपोजिशन पार्टीज की एक रिस्पेक्ट देते थे। एक अलग तरीके का कल्चर था। और यही नहीं, मैं पहले बोल भी चुका हूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि एक बार उन्होंने पंडित नेहरू को घेरा पार्लियामेंट के अंदर और उनको कहा कि पंडित जी आपके अंदर चर्चिल और चैम्बरलेन दोनों के गुण हैं, और पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया। शाम को एक बैठक में जब चाचा नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों मिले तो नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को गले से लगाया, पीठ थपथपाई और कहा बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत आगे तक जाओगे। यह पार्लियामेंट का कल्चर होना चाहिए। लेकिन 2004 से 14 से जब से मोदी साहब की सरकार आई है, ऑपोजिशन के नेताओं को साइड में किया जाता है। किसी भी बिल में कंसल्टेशन नहीं होता, चाहे वो फार्मर्स बिल हो। विवेक जी 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। विवेक जी मैं आ रहा हूँ। फार्मर बैठे, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, फार्मर के मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं मुझे बस 10 सेकंड मुझे भी दे दीजिए। अपोजिशन से डिस्कस किया ना किसानों से। और यही नहीं विवेक जी ना मुझे नूपुर आई विल गिव यू टाइम। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम। मुझे मालूम है, मैंने किसान नेता से नहीं पूछा है। लेकिन विवेक जी नाउ आई नीड 10 सेकंड्स। मुझे भी 10 सेकंड चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले मुझे भी 10 सेकंड चाहिए। और वो ये कि आप विरोध करिए, आप विपक्ष पे दिखिए, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब विपक्ष बोलता है तो मैं, और अगर टाइम कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको सबसे ज्यादा टाइम देता हूं। लेकिन आप विरोध करिए, लेकिन विरोध करते 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 वहां पहुंच जाएं जहां पे लगे कि देश के ही खिलाफ बोलने लगे। इसकी तो एक सीमा होनी चाहिए ना। इस पे तो आप करेंगे ना, इसको तो कैलकुलेट करेंगे ना कि आप देश का ही विरोध करने लगेंगे। मैं माफी मांगता हूं पुष्पेन जी से। पुष्पेन जी पूरी डिबेट में अभी तक अगर कोई शख्स एक शब्द भी नहीं बोला है तो वो आप हैं, और मैं आपसे माफी मांगता हूं। और ये पैनल पे सारे लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर कोई एक शख्स नहीं बोला है तो डिबेट का फ्लो शायद ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें मैं आपको ले पाऊं। लेकिन आपके धैर्य को और आपके सब्र को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। थैंक यू सो मच। पुष्पेन जी मैं आपके पास आता हूं। थैंक यू सो मच। बड़े सब्र के साथ किया मैंने। और ये सारे लोग पैनल में, सारे लोग जो बैठे हैं, जो शरीक हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर वो नहीं ले पाए होंगे, उनको नहीं ले पाए होंगे, एक शब्द नहीं बोल पाए, तो कुछ ना कुछ वजह जरूर रही होगी जो फ्लो में था। पुष्पेन जी वाजपेयी जी ने एक बात कही जब डिबेट शुरू हुई, उससे पहले उन्होंने बात कही कि विरोध करते जाइए और यहां तक बोल दीजिए कि कानून यहां तक लाए गए कि किसानों की हत्या या किसानों की हत्या की बात सोच ली गई कि किसान वो इसलिए कानून लाए गए। ये क्या तर्कसंगत बात है? देखिए प्रतीक जी, आप देश के बहुत बड़े और सम्मानित पत्रकार हैं, पूरा देश आपको सुनता है, और जो पैनल पे बैठे हुए सभी मैच्योर लोग हैं। मुझे आशा थी कि हम आपस में एक दूसरे की बात अपने समय में बोलेंगे तो शांति से सारी बातें चली जाएंगी और जनता को भी अच्छा लगता है। ये जो बात कही गई है कि भाई कायर है या कोई और शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जैसी संस्था के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा करना उचित नहीं है। अगर आपको लगता है कि देश के हित कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं या कोई समझौता किया जा रहा है, तो विदेश से जब भी कोई बात आती है, कूटनीति हो, विदेश नीति हो, सारा देश एकजुट होकर के
जो है सरकार के साथ खड़ा हो जाता है। ये हमारे देश की परंपरा रही है। बहुत अच्छी बात। इसी का निर्वहन करते हुए राहुल गांधी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति, उसको ये कहना चाहिए कि भाई आप ये देख लें कि कहीं हमने उनको अपना एरिया सीड तो नहीं कर दिया, दे तो नहीं दिया है। इसका ध्यान रखते हुए मजबूती से हम आपके साथ खड़े हैं और आप कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, देश हित से कोई कॉम्प्रोमाइज आप ना करें। और जो व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री के पद पर, उसके पीछे देश की ताकत खड़ी होती है। उसके व्यक्तिगत रूप से कह देना कि ये कमजोर है, ये कायर है या बहादुर है, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो खुद बंदूक लेके लड़ता है। अरे भाई, पीछे एक संस्था खड़ी हुई है, वो सारी बैकिंग है, 140 करोड़ लोगों की उसके पीछे शक्ति लगी हुई रहती है। तो इसलिए उसको कमजोर कहने या कायर कहने का अर्थ है आप सारे देश को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये किसान नेता वो है, ये किसान नेता वो जो है पिछले 2.5 महीने से सरकार का विरोध कर रहे हैं बराबर। और जब ये आज ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, ये लोकतंत्र तो है, यही है, लोकतंत्र में तो यही बात होती है कि अगर ये बात कही जाए और उसकी तर्कसंगत है, वो सुनी जाए, बात सुनी जानी चाहिए। जी, तो मैं इसमें आगे बढ़ाते हुए एक बात और, हाँ जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखिए सारे किसान आंदोलन के दौरान कई नेताओं ने हमें तरह तरह के शब्दों से नवाजा, चाहे वो पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही सारे शब्द यूज करें, लेकिन हमने पलट करके, हमें आंदोलन जीवी तक बताया गया, लेकिन पलट के हमने ये नहीं कहा कि देश के प्रधानमंत्री कायर हैं या कमजोर हैं, या हम ये मानते हैं कि हम अपनी चुनी हुई सरकार के सामने अपनी मांगे रखने आए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से रखने आए हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को किसी न किसी समय या किसी न किसी दिन ये समझ में आएगा कि हम जो है जो मांग रहे हैं वो हमारे हक में है और वो उसको करेगी, ये हमारी आशा है। यही लोकतंत्र पे हमारा विश्वास है। यदि विश्वास नहीं होता, आदमी को लगता है भाई हमारे 200 से ज्यादा लोग मर गए, फिर भी हम शांति से यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार सुनने वाली नहीं है, तो ये चीज किसी भी देश के नागरिक के मन में नहीं जानी चाहिए कि अब मैं बताता हूँ, राइट, पुष्पेंद्र जी, ऑफ कोर्स मैं किसान वाले मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि वाजपेयी जी ने कोई बात कही, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अनुमा जी, मैं अनुमा के पास जाना चाहता हूँ। वो सेना के बलिदान पर थूक रहे हैं, वो यही नहीं कर रहे हैं, वो सेना का त्याग का अपमान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री। दिस इज द लैंग्वेज। आप बताइए, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिए और कहिए ये बिल्कुल गलत है। आरुपमा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। जिस परंपरा की हमने बात की, लोकतंत्र की परंपरा की, उसमें सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। जब इस तरह के मुद्दे देश में चल रहे होते हैं तो हम सबको बुलाकर और अपना पक्ष पूरा करते हैं, और ये भी परंपरा होती आई है। इसके पहले के सारे प्रधानमंत्री ऐसा करते थे, पर ये जो हमारी सरकार है, ये या तो संसद में बोलती है, जहां पर फिर अगेन उसके ऊपर बातचीत की उतनी गुंजाइश नहीं होती, दूसरे या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर सारे लोग एक साथ आते हैं। और जो अगर सर्वदलीय बैठक भी होती है, उसमें प्रधानमंत्री कह देते हैं ना तो कोई घुसा है ना कोई घुस के अंदर आया है। मतलब आप मुझे ये बताइए कि हम नॉर्मल भाषा में इसे क्या कहेंगे? मैं अनुमा बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ अनुमा, मैं बताता हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता को नहीं, क्योंकि मुझे उनसे नहीं मतलब, मैं बड़ी मुश्किल से नहीं, मैं आपको सारे पैनल डाउन कर दूंगा, आज सारे पैनल डाउन कर दूंगा। आप सुनिए, एक बात समझिए, मैं अपनी डिबेट में पूरी तरह से अधिकार रखता हूं और पूरी वेलगाएं मेरे पास रहती है, ये इसकी रस्सी मेरे पास है, मैं पूरी डाउन कर दूंगा, मैं पूरा 1 घंटा आपको बोलने को दे दूंगा। आप कहते हैं पार्लियामेंट में बोलते हैं, पार्लियामेंट में ही तो बोलना चाहिए, और कहां बोलना चाहिए? आधिकारिक तौर से तो फ्लोर पे अगर गवर्नमेंट कोई बात कर रही है तो उसको मैं आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, फिर आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। भाई ये तो अच्छी परंपरा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए और बोलना चाहिए। और तीसरी बात आपने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, सर्वदलीय बैठक, तो अभी तो आप ये करी थी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते हैं, अब आप कह रही सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, उसमें ये कह देते हैं बुलाइए। जो एक बार हुई थी जून के महीने में, उसमें प्रधानमंत्री जी ने गलत बोल दिया था। और एक चीज, प्रधानमंत्री के पद को कुछ नहीं कहना चाहिए, तो दिवंगत प्रधानमंत्री को घसीट के उन पर चुनाव के नैरेटिव बनाए जाने चाहिए। ये भी इसी सरकार ने शुरू किया है। और एक चीज, इतिहास पर जब जाते हैं तो 1947 के पहले के इतिहास पर क्यों नहीं जाते, जब आप अंग्रेजों की पैरोकारी करते थे? आप इतिहास में सेलेक्टिव जाना चाहते हैं। एक पैनलिस्ट कहती हैं कि हमने कोई सरकार नहीं देखी कि जिसने कभी कुछ जवाब दिया हो, क्योंकि उनका जन्म ही 1985 के बाद हुआ था, तो उनको 62 याद है, 71 याद नहीं रहता। तो इतिहास में भी सेलेक्टिव जाते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर जो आक्षेप है उसके ऊपर भी सेलेक्टिव जाते हैं। ऐसा क्यों? पूरा वो बनाइए ना कि आप पंडित नेहरू को जिस तरह से, जितनी भाषा में जितना गंदा बोला गया है, मनमोहन सिंह जी को भी गंदा बोला गया है, तब आप लोग सारे के सारे लोग चुप क्यों? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है,
बिल्कुल गलत है। मैंने बिल्कुल गलत है। आप किसी भी एंगल से किसी भी बात पे अगर कोई बात कह रही है उसको, अगर वो सही है तो उसको मानना चाहिए। आप अगर चाचा नेहरू के बारे में कोई गलत कहता है तो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है, कोई नहीं मानेगा उसको कोई नहीं मानेगा। लाल बहादुर शास्त्री पे कोई कहेगा तो उनपे कौन मान लेगा। जी ऑफ कोर्स, मैं आ रहा हूँ नूपुर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जी बात यह है कि जो विदेश नीति है, आप देखिए मिलिट्री लेवल पे टॉक हो रही है, मेरे देश की सेना की मिलिट्री के लोग बात कर रहे हैं, 9 बार बात कर रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के स्तर पर जो बात हुई है उसमें एलएसी शब्द का जिक्र तक नहीं है सितंबर वाली में, और ना उनकी बातचीत इतनी हो रही है कि उसके बारे में कोई बताता भी है। अरे एक बार कूटनैतिक बात हुई है, उसके बाद सितंबर से अब तक कितना समय हो गया मिलिट्री लेवल की टॉक। नूपुर शर्मा मैं प्लीज आ सकती हूँ, बहुत हो गया प्रतीक, और मैं भी आपसे अपेक्षा रखूंगी, मेरे ऊपर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सिर्फ एक आदमी ने पूरी इस ब्रेक के पहले पूरी डिबेट को हाईजैक कर रखा था। सबसे पहली बात तो ये नहीं हाईजैक तो कोई कर ही नहीं सकता। आई एम सॉरी, अब मैं बोल सकती हूँ प्रतीक प्लीज। श्योर पंडित नेहरू जो गलत है वो टोक दिया मैंने। प्लीज, पंडित नेहरू के कार्यकाल में किसने उनको कायर बताया था? सबसे पहला सवाल ये है। आप इतिहास की बात कर रही है तो सुंदरोंग की बात क्यों नहीं करती है? आपने मेरे जन्म का साल तो बता दिया, उसी के बाद 9 साल तक फेस ऑफ चला था, उसके होते होते देखिए प्रतीक, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं। मैंने उनकी पूरी बात सुनी, मेरी बात सुननी पड़ेगी उनको। जब 9 साल का सो कॉल्ड फेस ऑफ चल रहा था तो बीच में घूमने क्यों चले गए थे राजीव गांधी चाइना? मुझे बताइए। 2013 के अंदर जब चूमर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब इंकर्जन हुआ, इंकर्जन ही हमारे जवान को मार गिराया, क्या जख्मी किया हमारे जवानों को, तो एके एंटनी उस टाइम के रक्षा मंत्री इस बात को छिपा के दबा के क्यों चले गए चाइना? और उसी टाइम पे जब इंकर्शंस बिल्कुल पीक में थे 2013 में, तो आपके विदेश मंत्री ये क्यों कहने चले गए भैया आई लव बीजिंग, आई वुड लव टू स्टे हियर। प्लीज, अगर इतिहास की बात होगी तो पूरे इतिहास की बात होगी, सिलेक्टिवली नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास कोई बदल नहीं सकता और सच्चाई कोई बदल नहीं सकता। लेकिन अगर आप कूटनीति की बात करते हैं तो कोई कन्वेंशन नहीं है ऐसा कि बॉर्डर पे मिलिट्री क्या डिस्कस कर रही है, इसको ऑपोजिशन से डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ऑपोजिशन जाके बॉर्डर पे तैनात नहीं होती है। मैडम ये आप भी जानती हैं, जरा बरगलाना कम कीजिए, क्योंकि जो कन्वेंशन आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। मुद्दा समझिए पहले नुपुर जी, मुद्दा समझिए तब बात करिए। देखिए अभी सुनिए अनुमा सुनिए राइट नाउ यू प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। नुपुर शर्मा प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। या कन्वेंशन सिर्फ ये होता है कि रक्षा मंत्री को सबसे पहले बाहर कहने के पहले सबसे पहले ये बात संसद के पटल पे कहनी चाहिए, और यही हुआ है। कन्वेंशन हैज बीन फॉलोड। अगर आप इतिहास की बात करती तो मुझे बताइएगा, इमरजेंसी लेने के पहले इंदिरा गांधी ने किसको, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को, और सर्वदलीय बैठक कर ली थी? मुझे बताइएगा। जब 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स गिव अप किए थे इंडिया ने, तो कितने ऑपोजिशन के लीडर्स को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेके किया था? कृपया करके ये बताइएगा कि जब आंध्रा का फ्रैगमेंटेशन हुआ था तो बाइफर्केशन में कितने ऑपोजिशन लीडर्स को इट वाज रैम्ड इनटू द पार्लियामेंट, इट वाज नॉट प्री डिस्कस्ड। और रही बात आज की, तो विदेशी नीति में इससे बड़ा फोपा, इससे बड़ा ब्लंडर कभी नहीं हुआ है जो शर्म अल शेख में डॉक्टर मनमोहन सिंह करके आए थे। पाकिस्तान इज विक्टिम ऑफ टेरर। ये वहां पे एक जुमला बांटा है कि इंडिया इन्वॉल्व है बिकॉज पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेरर। इससे बड़ी गड़बड़ी कभी भी कूटनीति में नहीं हुई है इंडिया की। और मैं आपको आज एक बात आपने सही शुरुआत की प्रतीक जी। बात यह है कि राहुल गांधी सिर्फ कायर की बात नहीं है, किसी भी सिटिंग प्रधानमंत्री के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो अलग बात है कि इन्हीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने 150 से अधिक गंदी गालियां दी। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताऊंगी, राहुल गांधी डज नॉट केयर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। राहुल गांधी अनुमा प्लीज रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल गो टू विवेक अनुमा प्लीज रिस्पॉन्ड। राइट, देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और उनके बारे में भी बहुत कुछ बोला गया, अलग अलग भाषाओं से उनको नवाजा गया, अलग अलग नेम कॉलिंग हुई उनकी। एक और चीज है कि अभी 2-3 दिन पहले चाइनीज एरोस्पेस इंस्टीट्यूट की एक स्टडी रिपोर्ट आई है जिसमें 1990 से तो भारत की स्टैंडिंग रही है और चाइना किस तरह 1990 से 2013 तक भारत से थर्राया है, उसकी रिपोर्ट अभी सामने आई है। और उसके हिसाब से भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था 1990 से 2013 तक की रिपोर्ट अभी 2-3 दिन पहले ही आई है और इसके बारे में हमें इंटरनेट पे काफी कुछ मिलेगा। तो उसमें जो चीन डर रहा था भारत से, क्योंकि भारत बहुत मजबूत था। आज हमारी स्थिति वो नहीं है। आज हम आइसोलेशन में केवल एक तरफ सत्ता पक्ष क्योंकि संख्या में जाता है, बिना विचार विमर्श के अपना एक एक्शन करता रहता है
और दूसरी चीज, विदेश मंत्रालय कूटनीति और राजनीतिक फेलियर है। मिलिट्री केवल हमारी आगे बढ़ रही है, क्योंकि सेना आज से नहीं हमेशा से ऐसी ही रही है हमारे देश। मैं जवाब दूंगी, ऑफ कोर्स ऊपर देंगी आप जवाब, ऑफ कोर्स जवाब। प्रतीक 10 सेकंड्स। नो 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 नो, ये किस रिपोर्ट को साइट कर रही है यहाँ पे बैठ के? मैं भी कोई पन्ना निकाल लेती हूँ अपने कंप्यूटर पे बना के अपनी कोई संस्था खोल लेती हूँ। इंटरनेट पे जाएं, आपको मिलेगा। मैडम इंटरनेट आप इसके ऊपर पूरा का पूरा आप ही के पास आ रहा हूँ। यूएन है मैडम, यूएन है क्या? कोई सरकारी संस्था है? ये रिपोर्ट है और इसके बारे में आपको बहुत ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी। और इसके अलावा करोड़ों रुपए का चंदा क्यों ले रही थी? इतना थरथरा रहा था चाइना, तो कांग्रेस करोड़ों रुपए का चंदा लेके क्या किया? ऑफ कोर्स नुपुर अनुमा नुपुर, मैं दोनों को साइलेंस प्लीज साइलेंस। आपने अनुमा एक बात कही कि कंट्री आइसोलेशन में जिंदा है या आइसोलेशन में रह रहा है। अब ये इस वर्ड के बहुत सारे मायने हैं, लेकिन अगर माना जाए आइसोलेशन में तो टीका हम ही भिजवा रहे हैं कहीं ना कहीं तो, और लोग नहीं ऑफ कोर्स आप आइसोलेशन वर्ड का यूज करती हैं तो इसके बहुत डिप्लोमेटिक आंसर्स निकलते हैं। तो आप ये कहें किसी कंट्री को और वो अपनी कंट्री को कि वो आइसोलेशन में रह रहा है, तो ये दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड टू यूज। आई एम सॉरी आई विल गिव यू चांस। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। मैं माफी मांगता हूं पुष्पेन जी से। पुष्पेन जी, पूरी डिबेट में अभी तक अगर कोई शख्स एक शब्द भी नहीं बोला है तो वो आप हैं, और मैं आपसे माफी मांगता हूं। और ये पैनल पे सारे लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर कोई एक शख्स नहीं बोला है तो डिबेट का फ्लो शायद ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें मैं आपको ले पाऊं, लेकिन आपके धैर्य को और आपके सब्र को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। थैंक यू सो मच पुष्पेन जी, मैं आपके पास आता हूं। थैंक यू सो मच, बड़े सब्र के साथ किया मैंने। और ये सारे लोग पैनल में सारे लोग जो बैठे हैं, जो शरीक हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर वो नहीं ले पाए होंगे, उनको नहीं ले पाए, वो एक शब्द नहीं बोल पाए, तो कुछ ना कुछ वजह जरूर रही होगी जो फ्लो में था। पुष्पेन जी, वाजपेयी जी ने एक बात कही जब डिबेट शुरू हुई, उससे पहले उन्होंने बात कही कि विरोध करते जाइए और यहां तक बोल दीजिए कि कानून यहां तक लाए गए कि किसानों की हत्या या किसानों की हत्या की बात सोच ली गई कि किसान वो इसलिए कानून लाए गए। ये क्या तर्कसंगत बात है? देखिए प्रतीक जी, आप देश के बहुत बड़े और सम्मानित पत्रकार हैं, पूरा देश आपको सुनता है, और जो पैनल पे बैठे हुए सभी मैच्योर लोग हैं। मुझे आशा थी कि हम आपस में एक दूसरे की बात अपने समय में बोलेंगे तो शांति से सारी बातें चली जाएंगी और जनता को भी अच्छा लगता है। ये जो बात कही गई है कि भाई कायर है या कोई और शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जैसी संस्था के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा करना उचित नहीं है। अगर आपको लगता है कि देश के हित कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं या कोई समझौता किया जा रहा है, तो विदेश से जब भी कोई बात आती है, कूटनीति हो, विदेश नीति हो, सारा देश एकजुट होकर के जो है सरकार के साथ खड़ा हो जाता है। ये हमारे देश की परंपरा रही है। बहुत अच्छी बात। इसी का निर्वहन करते हुए राहुल गांधी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति, उसको ये कहना चाहिए कि भाई आप ये देख लें कि कहीं हमने उनको अपना एरिया सीड तो नहीं कर दिया, दे तो नहीं दिया है। इसका ध्यान रखते हुए मजबूती से हम आपके साथ खड़े हैं, और आप कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, देश हित से कोई कॉम्प्रोमाइज आप ना करें। और जो व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री के पद पर, उसके पीछे देश की ताकत खड़ी होती है। उसके व्यक्तिगत रूप से कह देना कि ये कमजोर है, ये कायर है या बहादुर है, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो खुद बंदूक लेके लड़ता है। अरे भाई, पीछे एक संस्था खड़ी हुई है, वो सारी बैकिंग है, 140 करोड़ लोगों की उसके पीछे शक्ति लगी हुई रहती है। तो इसलिए उसको कमजोर कहने या कायर कहने का अर्थ है आप सारे देश को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये किसान नेता वो है, ये किसान नेता वो जो है पिछले 2.5 महीने से सरकार का विरोध कर रहे हैं बराबर। और जब ये आज ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, ये लोकतंत्र तो है, यही है, लोकतंत्र में तो यही बात होती है कि अगर ये बात कही जाए और उसकी तर्कसंगत है, वो सुनी जाए, बात सुनी जानी चाहिए। जी, तो मैं इसमें आगे बढ़ाते हुए एक बात और, हाँ जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं। देखिए, सारे किसान आंदोलन के दौरान कई नेताओं ने हमें तरह तरह के शब्दों से नवाजा, चाहे वो पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही, सारे शब्द यूज करें, लेकिन हमने पलट करके, हमें आंदोलन जीवी तक बताया गया, लेकिन पलट के हमने ये नहीं कहा कि देश के प्रधानमंत्री कायर हैं या कमजोर हैं, या हम ये मानते हैं कि हम अपनी चुनी हुई सरकार के सामने अपनी मांगे रखने आए हैं।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से रखने आए हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को किसी न किसी समय या किसी न किसी दिन ये समझ में आएगा कि हम जो है जो मांग रहे हैं वो हमारे हक में है और वो उसको करेगी, ये हमारी आशा है। यही लोकतंत्र पे हमारा विश्वास है। यदि विश्वास नहीं होता, आदमी को लगता है भाई हमारे 200 से ज्यादा लोग मर गए, फिर भी हम शांति से यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार सुनने वाली नहीं है, तो ये चीज किसी भी देश के नागरिक के मन में नहीं जानी चाहिए कि अब मैं बताता हूँ, राइट पुष्पेंद्र जी, ऑफ कोर्स मैं किसान वाले मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि वाजपेयी जी ने कोई बात कही, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ अनुमा जी, मैं अनुमा के पास जाना चाहता हूँ। वो सेना के बलिदान पर थूक रहे हैं, वो यही नहीं कर रहे हैं, वो सेना का त्याग का अपमान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री। दिस इज द लैंग्वेज। आप बताइए, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिए और कहिए ये बिल्कुल गलत है। आरुपमा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। जिस परंपरा की हमने बात की, लोकतंत्र की परंपरा की, उसमें सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। जब इस तरह के मुद्दे देश में चल रहे होते हैं तो हम सबको बुलाकर और अपना पक्ष पूरा करते हैं, और ये भी परंपरा होती आई है। इसके पहले के सारे प्रधानमंत्री ऐसा करते थे, पर ये जो हमारी सरकार है ये या तो संसद में बोलती है, जहां पर फिर अगेन उसके ऊपर बातचीत की उतनी गुंजाइश नहीं होती, दूसरे या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर सारे लोग एक साथ आते हैं। और जो अगर सर्वदलीय बैठक भी होती है उसमें प्रधानमंत्री कह देते हैं ना तो कोई घुसा है ना कोई घुस के अंदर आया है। मतलब आप मुझे ये बताइए कि हम नॉर्मल भाषा में इसे क्या कहेंगे? मैं अनुमा बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ अनुमा, मैं बताता हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता को नहीं, क्योंकि मुझे उनसे नहीं मतलब, मैं बड़ी मुश्किल से नहीं, मैं आपको सारे पैनल डाउन कर दूंगा, आज सारे पैनल डाउन कर दूंगा। आप सुनिए, एक बात समझिए, मैं अपनी डिबेट में पूरी तरह से अधिकार रखता हूं और पूरी वेलगाएं मेरे पास रहती है, ये इसकी रस्सी मेरे पास है, मैं पूरी डाउन कर दूंगा, मैं पूरा 1 घंटा आपको बोलने को दे दूंगा। आप कहते हैं पार्लियामेंट में बोलते हैं, पार्लियामेंट में ही तो बोलना चाहिए, और कहां बोलना चाहिए? आधिकारिक तौर से तो फ्लोर पे अगर गवर्नमेंट कोई बात कर रही है तो उसको मैं आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, फिर आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। भाई ये तो अच्छी परंपरा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए और बोलना चाहिए। और तीसरी बात आपने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, सर्वदलीय बैठक, तो अभी तो आप ये कह रही थी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते हैं, अब आप कह रही सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, उसमें ये कह देते हैं बुलाइए। जो एक बार हुई थी जून के महीने में, उसमें प्रधानमंत्री जी ने गलत बोल दिया था। और एक चीज, प्रधानमंत्री के पद को कुछ नहीं कहना चाहिए तो दिवंगत प्रधानमंत्री को घसीट के उन पर चुनाव के नैरेटिव बनाए जाने चाहिए, ये भी इसी सरकार ने शुरू किया है। और एक चीज, इतिहास पर जब जाते हैं तो 1947 के पहले के इतिहास पर क्यों नहीं जाते, जब आप अंग्रेजों की पैरोकारी करते थे? आप इतिहास में सेलेक्टिव जाना चाहते हैं। एक पैनलिस्ट कहती हैं कि हमने कोई सरकार नहीं देखी कि जिसने कभी कुछ जवाब दिया हो, क्योंकि उनका जन्म ही 1985 के बाद हुआ था, तो उनको 62 याद है, 71 याद नहीं रहता। तो इतिहास में भी सेलेक्टिव जाते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर जो आक्षेप है उसके ऊपर भी सेलेक्टिव जाते हैं। ऐसा क्यों? पूरा वो बनाइए ना कि आप पंडित नेहरू को जिस तरह से, जितनी भाषा में जितना गंदा बोला गया है, मनमोहन सिंह जी को भी गंदा बोला गया है, तब आप लोग सारे के सारे लोग चुप क्यों? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने बिल्कुल गलत है। आप किसी भी एंगल से किसी भी बात पे अगर कोई बात कह रही है, उसको अगर वो सही है तो उसको मानना चाहिए। आप अगर चाचा नेहरू के बारे में कोई गलत कहता है तो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है, कोई नहीं मानेगा उसको कोई नहीं मानेगा। लाल बहादुर शास्त्री पे कोई कहेगा तो उनके कौन मान लेगा? जी ऑफ कोर्स, मैं आ रहा हूँ नूपुर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। बात यह है कि जो विदेश नीति है, आप देखिए मिलिट्री लेवल पे टॉक हो रहे हैं, मेरे देश की सेना की, मिलिट्री के लोग बात कर रहे हैं, 9 बार बात कर रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के स्तर पर जो बात हुई है उसमें LAC शब्द का जिक्र तक नहीं है सितंबर वाली में, और ना उनकी बातचीत इतनी हो रही है कि उसके बारे में कोई बताता भी है। अरे एक बार कूटनैतिक बात हुई है, उसके बाद सितंबर से अब तक कितना समय हो गया? मिलिट्री लेवल की टॉक जारी है। नूपुर शर्मा मैं प्लीज आ सकती हूँ? बहुत हो गया प्रतीक, और मैं भी आपसे अपेक्षा रखूंगी, मेरे ऊपर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सिर्फ एक आदमी ने पूरी इस ब्रेक के पहले पूरी डिबेट को हाईजैक कर रखा था। सबसे पहली बात तो ये नहीं हाईजैक तो कोई कर ही नहीं सकता। आई एम सॉरी, अब मैं बोल सकती हूँ प्रतीक प्लीज। श्योर पंडित नेहरू जो गलत है वो टोक दिया मैंने। प्लीज, पंडित नेहरू के कार्यकाल में किसने उनको कायर बताया था? सबसे पहला सवाल ये है। आप इतिहास की बात कर रही है तो सुंदरोंग चू की बात क्यों नहीं करती है? आपने मेरे जन्म का साल तो बता दिया, उसी के बाद 9 साल तक फेस ऑफ चला था, उसके होते देखिए प्रतीक, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं। मैंने उनकी पूरी बात सुनी, मेरी बात सुननी पड़ेगी उनको। जब 9 साल का सो कॉल्ड फेस ऑफ चल रहा था तो बीच में घूमने क्यों चले गए थे राजीव गांधी चाइना? मुझे बताइए,
2013 के अंदर जब चूमर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब इंकर्जन हुआ, इंकर्जन ही हमारे जवान को मार गिराया, क्या जख्मी किया हमारे जवानों को, तो AK एंटनी उस टाइम के रक्षा मंत्री इस बात को छिपा के दबा के क्यों चले गए चाइना? और उसी टाइम पे जब इंकर्शंस बिल्कुल पीक में थे 2013 में, तो आपके विदेश मंत्री ये क्यों कहने चले गए भैया आई लव बीजिंग, आई वुड लव टू स्टे हियर। प्लीज, अगर इतिहास की बात होगी तो पूरे इतिहास की बात होगी, सिलेक्टिवली नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास कोई बदल नहीं सकता और सच्चाई कोई बदल नहीं सकता। लेकिन अगर आप कूटनीति की बात करते हैं तो कोई कन्वेंशन नहीं है ऐसा कि बॉर्डर पे मिलिट्री क्या डिस्कस कर रही है, इसको ऑपोजिशन से डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ऑपोजिशन जाके बॉर्डर पे तैनात नहीं होती है। मैडम ये आप भी जानती हैं, जरा बरगलाना कम कीजिए, क्योंकि जो कन्वेंशन आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। मुद्दा समझिए पहले नुपुर जी, मुद्दा समझिए तब बात करिए। देखिए अभी सुनिए अनुभव, सुनिए राइट नाउ यू प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। नुपुर शर्मा प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। या कन्वेंशन सिर्फ ये होता है कि रक्षा मंत्री को सबसे पहले बाहर कहने के पहले सबसे पहले ये बात संसद के पटल पे कहनी चाहिए, और यही हुआ है। कन्वेंशन हैज बीन फॉलोड। अगर आप इतिहास की बात करती तो मुझे बताइएगा, इमरजेंसी लेने के पहले इंदिरा गांधी ने किसको, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को, और सर्वदलीय बैठक कर ली थी, मुझे बताइएगा। जब 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स गिव अप किए थे इंडिया ने, तो कितने ऑपोजिशन के लीडर्स को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेके किया था? कृपया करके ये बताइएगा कि जब आंध्रा का फ्रैगमेंटेशन हुआ था तो बाइफर्केशन, कितने ऑपोजिशन लीडर्स को इट वाज रैम्ड इनटू द पार्लियामेंट, इट वाज नॉट प्री डिस्कस्ड। और रही बात आज की, तो विदेशी नीति में इससे बड़ा फोपा, इससे बड़ा ब्लंडर कभी नहीं हुआ है जो शर्म अल शेख में डॉक्टर मनमोहन सिंह करके आए थे। पाकिस्तान इज विक्टिम ऑफ टेरर। ये वहां पे एक जुमला बांटा है कि इंडिया इन्वॉल्व है बिकॉज पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेरर। इससे बड़ी गड़बड़ी कभी भी कूटनीति में नहीं हुई है इंडिया की। और मैं आपको आज एक बात आपने सही शुरुआत की प्रतीक जी। बात यह है कि राहुल गांधी, सिर्फ कायर की बात नहीं है, किसी भी सिटिंग प्रधानमंत्री के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो अलग बात है कि इन्हीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने 150 से अधिक गंदी गंदी गालियां दी। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताऊंगी, राहुल गांधी डज नॉट केयर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। राहुल गांधी प्लीज रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल गो टू विवेक राइट। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और उनके बारे में भी बहुत कुछ बोला गया, अलग अलग भाषाओं से उनको नवाजा गया, अलग अलग नेम कॉलिंग हुई उनकी। एक और चीज है कि अभी 2-3 दिन पहले चाइनीज एरोस्पेस इंस्टीट्यूट की एक स्टडी रिपोर्ट आई है जिसमें 1990 तो भारत की स्टैंडिंग रही है और चाइना किस तरह 1990 से 2013 तक भारत से थर्राया है, उसकी रिपोर्ट अभी सामने आई है। और उसके हिसाब से भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था 1990 से 2013 तक की रिपोर्ट अभी 2-3 दिन पहले ही आई है और इसके बारे में हमें इंटरनेट पे काफी कुछ मिलेगा। तो उसमें जो चीन डर रहा था भारत से, क्योंकि भारत बहुत मजबूत था, आज हमारी स्थिति वो नहीं है। आज हम आइसोलेशन में केवल एक तरफ सत्ता पक्ष क्योंकि संख्या में जाता है, बिना विचार विमर्श के अपना एक एक्शन करता रहता है। और दूसरी चीज, विदेश मंत्रालय कूटनीति और राजनीतिक फेलियर है। मिलिट्री केवल हमारी आगे बढ़ रही है क्योंकि सेना आज से नहीं हमेशा से ऐसी ही रही है हमारे देश। मैं जवाब दूंगी, ऑफ कोर्स ऊपर देंगी आप जवाब, ऑफ कोर्स जवाब। प्रतीक 10 सेकंड्स। नो, ये किस रिपोर्ट को साइट कर रही है यहाँ पे बैठ के? मैं भी कोई पन्ना निकाल लेती हूँ अपने कंप्यूटर पे बना के अपनी कोई संस्था खोल लेती हूँ। इंटरनेट पे जाएं, आपको मिलेगा। मैडम आप इसके ऊपर पूरा का पूरा आपके पास आ रहा हूँ। यूएन है मैडम, यूएन है क्या? कोई सरकारी संस्था है? किसी को की रिपोर्ट है और इसके बारे में आपको बहुत ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी। और इसके अलावा करोड़ों रुपए का चंदा क्यों ले रही थी? इतना थरथरा रहा था चाइना, तो कांग्रेस करोड़ों रुपए का चंदा लेके क्या किया? ऑफ कोर्स नुपुर मैं दोनों को साइलेंस प्लीज साइलेंस। आपने अनुमा एक बात कही कि कंट्री आइसोलेशन में जिंदा है या आइसोलेशन में रह रहा है। अब ये इस वर्ड के बहुत सारे मायने हैं, लेकिन अगर माना जाए आइसोलेशन में तो टीका हम ही भिजवा रहे हैं कहीं ना कहीं तो, और लोग नहीं ऑफ कोर्स आप आइसोलेशन वर्ड का यूज करती हैं तो इसके बहुत डिप्लोमेटिक आंसर्स निकलते हैं। तो आप ये कहें किसी कंट्री को और वो अपनी कंट्री को कि वो आइसोलेशन में रह रहा, तो ये दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड टू यूज। आई एम सॉरी आई विल गिव यू चांस। वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूं।
जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं, वो क्लैरिफिकेशन देना चाहती है किस बात को, वो उनके पास होके फिर मैं अरविंद वाजपेयी जी आपकी तरफ, फिर विवेक आपके पास। जी अलुमा आचार्य, आप ब्रेक से पहले कुछ बोल रहे थे। जी मैं आ रहा हूँ, नुपुर आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम। मेरा मतलब ये है कि सरकार इंक्लूसिव नहीं है। मैंने जो कहा उसमें मैंने सरकार की इंक्लूसिविटी के ऊपर कमेंट किया है, और मैंने ये कहा है कि सरकार ने शुरू से ही हमेशा अपनी मुर्गी की 1.5 टांग वाली बात रखी है। एक तरफ अपना कोई भी एक्शन लेते हैं, विपक्ष को बताना जरूरी होता है। आपको एक चीज और बताऊं, कल पुलवामा आने वाला है, पुलवामा का दिवस है, हम शहीदों को याद करेंगे। मुझे इस बात का आज तक मलाल है कि जब ये खबर सुबह हमें पता चल गई थी तो प्रधानमंत्री जी को तो उसी समय पता चल गई होगी, उसके बाद वो शूटिंग कराते रहे। तो ये सारी चीजें बहुत व्यथित करती हैं दिल को। तो ये ना कहें कि जो हमारे देश का विपक्ष है वो फौज के, सेना के साथ नहीं है, हमेशा साथ है और हमेशा से साथ रहा है। ये नैरेटिव ही गलत रहा है, लेकिन सरकार इंक्लूसिव नहीं है, ये मैं हमेशा कहती हूँ, और सरकार ने इसके प्रमाण भी ऐसे ही दिए हैं कि वो इंक्लूसिव नहीं है, अपने अलग अलग आइसोलेशन में काम करती है। थैंक यू। वाजपेयी जी के पास आना, मैं नुपुर आप जवाब दे दीजिए। इनका जवाब दे दूं, उसके बाद प्लीज इनका जवाब दूंगी। पैनल पे बाकी लोग, इतना दर्द है, मैं बस 10 सेकंड का जवाब देना चाहती हूँ। पुलवामा पे इतना दर्द है तो रणदीप सुरजेवाला ने होम ग्रोन टेररिस्ट क्यों कहा था? और ध्यान देंगी आप तो एआईसीसी के नेशनल सेक्रेटरी चेल्ला कुमार ने इसको आरएसएस की साजिश बता दिया था हमारे जवानों के देहांत को। सॉरी मैडम, पर अगर आप आइसोलेशन जैसी बात करती है ना तो 100 से देखिए, मैं किसी के ऊपर नहीं चिल्ला रही हूँ, कोई तरीका नहीं, प्रतीक इससे समय खराब होता है। अनुमा सुनिए, फिर अधिक देशों आपने इल्जाम लगाया तो जवाब से अधिक देशों को HCQ, 25 देशों को वैक्सीन, मैत्री से वैक्सीन प्रोवाइड करना। मैडम आई एम सॉरी, एके एंटनी ने मान लिया था कि हमने बॉर्डर नहीं बना रखा, हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रखा, और एयर मार्शल बारबोरा ने कहा था कि भैया DPO का एयर, थैंक यू 5 फाइलें बैठी रही, आपकी सरकार बैठी रही, करी आपकी सरकार। वाजपेयी जी एंड देन विवेक, क्या होता है आपको ज्यादा पता है, और थरथराहट आपकी क्या थी सब जानते हैं। वाजपेयी जी एंड देन विवेक, राइट। प्रतीक जी हम एक बात पूछना चाहते हैं, ये पैनल पे बैठी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, ये राहुल गांधी क्या लीडर ऑफ अपोजिशन है क्या? नहीं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं क्या? अरे आप तो अनुभवी आदमी हैं, आप ये सवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अच्छा, और एक सेकंड, अरे सुनिए तो सही, सुनिए ना, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, इनकी दादी देखिए, इनके दादा परदादा देखिए, और किस तरह की भाषा यूज करते हैं। इनको अपनी गरिमा का ध्यान नहीं है। इन्होंने प्रधानमंत्री को राफेल के, एक सेकेंड सुनिए ना, अरे सुनिए तो सही, इन्होंने राफेल पे क्या क्या शब्दों से नवाजा था प्रधानमंत्री जी को, और सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। लॉजिस्टिक्स ऑफिसर, मतलब एक बात बताइए ना, गुमराह करने का ठेका लिया हुआ है कि उन्होंने? नहीं, जनता को गुमराह करेंगे क्या? अब ये क्या कह रहे हैं किसानों के लिए? किन्होंने क्या कह दिया? राहुल गांधी ने किसानों के लिए क्या कहा है? किसानों के लिए ये कहा इन्होंने कि अगर ये कानून आ गए हैं, इनसे 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। भाई क्या करना चाहते हो? हमें ये समझ नहीं। अरे अपनी लिमिटेशन में रहिए, अपनी लिमिटेशन में रहना चाहिए। आप खानदानी लोग हैं, गांधी परिवार का नाम को क्यों डुबो रहे हो? लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक, अरे भाई गांधी नाम को क्यों डुबो रहे हो? अनुमा वो राजनीतिक विश्लेषक, अनुमा वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। ठीक है, मैंने उनका नाम गलत देख लिया था, नीचे उनका नाम देखा, लेकिन मैंने समझा वो राजनीतिक विश्लेषक है, तो गलत बातें कर रहे हैं ना वो। नहीं, वो बात गलत कर, वो राजनीतिक विश्लेषक तो कोई बात नहीं, अलमा हो जाता है, वो कोई बात नहीं, वो मैं मान लिया आपकी बात। राफेल की जो बात है उनको कुछ पता ही नहीं है, मैं तो लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूं, मैं तो इस तरह के खरीद गुमराह करने का ठेका ले लिया। जो बात कह रहे हैं वो कुछ भी ये अपोजिशन का धर्म नहीं है। अभी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई कि नहीं बुलाई? पार्लियामेंट सेशन होने से पहले प्रधानमंत्री जी बैठे, अमित शाह जी बैठे, राजनाथ सिंह बैठे, और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसमें इनके गुलाम नबी साहब भी बैठे हुए थे। तो ये क्यों कह रहे हो कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते? मतलब सर्जिकल स्ट्राइक की उस वक्त सर्वदलीय बैठक बुलाई। देखिए, जब जरूरत महसूस की जाएगी तो उस वक्त जो भी प्रोटोकॉल है, जो पास प्रैक्टिसेस है, उसके हिसाब से किया जाएगा। लेकिन आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे?
विवेक क्या विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, चाइना झुक गया है, चाइना को हमने स्ट्रेटेजिक नीति, विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, लेकिन आप गुमराह करेंगे। विवेक को बोलने देंगे, विवेक को बोलने देंगे, विवेक को बोलने देंगे। धारा 370 आपने हटाई, जब धारा 370 आपने हटाई, कॉमरेड सीताराम येचुरी, कॉमरेड डी राजा वहां जाना चाहते थे देखने के लिए स्थिति क्या है। राहुल गांधी जाना चाहते थे, ऑपोजिशन के नेता जाना चाहते थे, आपने किसी को नहीं जाने दिया। आपने वहां पे क्या हो रहा है इसके बारे में कोई प्रॉपर ऑपोजिशन पार्टीज की ऑल पार्टी मीटिंग करके कुछ नहीं किया। जो आपने जेस्चर दिखाया बहुत बाद में था। चाइना का अग्रेशन हुआ, आपने यही किया। बिल में आपका फार्मर्स बिल था, ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया, आपने बिल को बुलडोज किया। उसके बाद अब प्रधानमंत्री को कायर कहने की बात पे आता हूं। मैं समर्थन नहीं करता इन शब्दों का, आपको ध्यान रखना लेकिन होगा। प्रधानमंत्री, इसीलिए मेरा निवेदन है कि किसानों के मामले में आप अपील करिए आंदोलनकारियों को कि इसमें कोई गुमराह करने की पार्टी जरूरत दे नहीं रही है, है और उनको कहिए आंदोलन वापस लीजिए, क्योंकि इससे लगा हुआ आंदोलन भी कह रही है, कोई कानून नहीं है। राइट, मैंने लिया आपका, मैं दोनों को रोकना चाहता हूं। ठीक है, मैंने सवाल लिया। वाजपेयी जी, विवेक, नो, ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन। मैंने लिया, विवेक आपका सवाल लिया, आपने 370 पे सवाल पूछा है ना कि आपके नेताओं को और विपक्ष को क्यों नहीं जाने दिया। ऑफकोर्स, एक मिनट, नुपुर जस्ट होल्ड ऑन। अवधेश जी जवाब दीजिए। विवेक जी सवाल पूछते हैं कुछ। देखिए, ऐसा है कि विवेक विपक्ष में है, अगर वो कोई सवाल उठाते हैं उससे मैं असहमत हो सकता हूं, लेकिन ये तरीका गलत नहीं है। विवेक के पूछने का तरीका सही है, वो उससे मैं असहमत हूं, लेकिन उसका उत्तर यह है, बाकी तो सरकार कि देखिए, जब इतना कठोर कदम उठाया जाएगा, उसके कारण जो वहां एक अव्यवस्था है, वहां आतंकवादी लाभ उठाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान लाभ उठाना चाह रहे हैं, वहां के जो स्वार्थी तत्व थे, एक से एक भ्रष्टाचार आ रहा है, वो ऐसे समय हर जगह सरकारें रोकती है। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, भाजपा के नेताओं को नहीं जाने दिया था, उस समय अखिलेश जी की सरकार थी। बहुत सारे कार्यक्रम हुए पश्चिम बंगाल में, तो जब वामपंथियों का शासन था, मुझे अच्छी तरह याद है, वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अटैक हुआ था। एक टीम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भेजने की कोशिश की थी, वो उसको वहां नहीं जाने दिया गया था। इसके अनेक उदाहरण है नहीं जाने देने के। उस समय मैं भी होता कम्युनिस्ट पार्टी में, तो मैं भी विरोध करता कि भाई मैं जाके वहां क्या बिगाड़ लूंगा, लेकिन सिचुएशन देखते हुए ऐसे निर्णय लोकतंत्र में होते हैं। बाकी आप आवाज उठाते रहिए। लेकिन मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अनुमा जी लगातार ये बात कर रही हैं कि मैं सेना में रही हूं, मैं लॉजिस्टिक भी जानती हूं। वो बात ठीक है, सेना में रही, लेकिन दूसरे लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हैं। मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने अभी तक नरेंद्र मोदी के बारे में जितने शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो सारे कांग्रेस के खिलाफ गए हैं, चाहे वो खून की दलाली हो, सरेंडर मोदी हो, अवधेश जी रोकूंगा मैं। पुष्पेंद्र चौधरी। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, मेरा कहना यह है कि देखिए, खाद्य सुरक्षा हो या देश की सुरक्षा हो, इधर किसान का बेटा खेत में काम कर रहा है, उसी का बेटा एक जवान वहां खड़ा हुआ है। किसान लंबे समय से दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। मैं कल टीकरी बॉर्डर, परसों टीकरी बॉर्डर के उस पे सारा का सारा जो काफिला है उसको मैंने देखा। लगभग 25 किलोमीटर के काफिले में मैंने एक लंबा वीडियो बना करके सुबह आपको प्रतीक जी भेजा भी था। हमें ये चीज आ गए। इससे मैं बीजेपी के प्रवक्ता को दे दूं। आपका कहना है कि किसान अभी डटे हुए हैं। ठीक है, नुपुर प्लीज, लास्ट नुपुर 5 सेकंड। नुपुर, हमारा ऑफर किसान भाइयों से बात करने का जारी है, लेकिन दो चीज करेक्ट कर दूं। राहुल गांधी अगर नुपुर बोल रहे थे तो सर्वोच्च, मैं माफी के साथ, नुपुर में माफी के साथ आज अभी बस सिर्फ इतना। कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।